सो वंस अगेन यू आर वेलकम इन हर घर पाठशाला। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज़ अबाउट द बायोमोलिक्यूल्स। मैं पुनीत प्रभाकर शर्मा आप सभी का एक बार फिर से हर घर पाठशाला में स्वागत करता हूं। और आज जो हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं दैट इज़ अबाउट द बायोमोलिक्यूल्स। और यहाँ पर I am starting with the statement, it is the harmonious and synchronous progress of a chemical reactions in the body which leads to life। इसका मतलब होता है कि जितने भी केमिकल्स होते हैं जो कि जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस एंड सो ऑन, ये सभी मिलकर के कोई ऐसे मॉलिक्यूल्स के निर्माण करते हैं जिससे जो सेल है उसकी आइडेंटिटी, उसका जो स्ट्रक्चर है, उसके जो फंक्शंस होते हैं वो कैरी आउट किए जाते हैं। जैसे कि हम देखें, अगर मान लीजिए किसी सेल के अंदर हम शुगर की बात करते हैं तो शुगर इज मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, लगभग इन्हीं का बना होता है। तो दैट मीन्स एटम्स विल combined with each other to form a molecules and molecules ultimately gives rise to a cellular structure। तो बेसिक कंसेप्ट पे हम जाएंगे। पहला पॉइंट यहाँ पर है नॉन लिविंग एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स कंपोज टू प्रोड्यूस लिविंग सिस्टम। सो यू नो दैट वन, ये आपको पता लग रहा है यहाँ से। दिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच वी आर स्टडिंग ऑल केमिकल लीडिंग टू लिविंग सिस्टम इज नोन एज बायोकेमिस्ट्री। तो बेसिकली बायोमोलिक्यूल्स का जो चैप्टर है उसको हम बायोकेमिस्ट्री के नाम से जानेंगे। यहाँ पर एक रेफरेंस दिया गया है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि एसेंशियल एलिमेंट इन ह्यूमन बॉडी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इट इज़ 65% ऑक्सीजन है, कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%। सो दीज आर नोन एज द बिग फोर ऑफ दिस सेल। दीज आर नोन एज द बिग फोर ऑफ दिस सेल। किसी भी सेल के अंदर अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है दैट इज ऑफ द ऑक्सीजन, देन फॉलोड बाई कार्बन, then hydrogen, then nitrogen। So you can arrange like this one, oxygen is greater than, carbon is greater than, hydrogen is greater than nitrogen। तो ये चार जो हैं सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट जो हम किसी की भी लिविंग सेल के अंदर रहते हैं। फिर कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, पोटाशियम है, सल्फर है। अब अगर इनमें नज़र दौड़ाएं आप तो लगभग ये सारे के सारे एलिमेंट हमें कहीं ना कहीं हेल्प आउट करते हैं। कहीं पर भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जो बने होते हैं बायोलॉजी के अंदर, बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं विच आर एक्चुअली कैरिड बाय दिस ऑल एलिमेंट। तो इससे जो है सारे मॉलिक्यूल्स इकट्ठे होते हैं, ठीक है। और अगर हम एक और कंपैरिजन यहाँ पर करें दैट इज़ आई हैव टेकन दैट फ्रॉम द NCERT। तो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पर कंपैरिजन किया गया है अर्थ क्रस्ट और ह्यूमन बॉडी का, ये जानने के लिए कि क्या जो अर्थ क्रस्ट के अंदर जो एलिमेंट पाए जाते हैं वही लगभग ह्यूमन बॉडी के अंदर भी पाए जाते हैं। ये अलग चीज़ है कि जो परसेंटेज यहाँ पर अर्थ क्रस्ट के अंदर है उसके कंपैरिजन में ह्यूमन बॉडी के अंदर वो चीज़ ज़्यादा या कम हो सकती है। जैसे हाइड्रोजन की हम बात करें तो हाइड्रोजन अर्थ क्रस्ट पर 0.14% अगर दिया गया है तो ह्यूमन बॉडी में वो 0.5 है। कार्बन अगर 0.03 है तो यहाँ पर वो 18.5 है। ऑक्सीजन अगर 46.6 है तो यहाँ पर वो 65% है। नाइट्रोजन बहुत कम देखा जाता है लेकिन नाइट्रोजन जो है वो देखिए यहाँ पर उसी तरह से आता है। देखिए यहाँ पर भी ऑक्सीजन नंबर 1, ठीक है, उसके बाद फॉलोड बाय कार्बन, देन फॉलोड बाय नाइट्रोजन एंड देन हेयर यहाँ पर देखिए आप 1.5 कैल्शियम है। तो यहाँ पर जो कैल्शियम है दैट इज़ 3.6। अगर सोडियम अर्थ के क्रस्ट पर 2.8 है तो वहाँ पर 0.2 है। अगर सल्फर 0.03 है तो यहाँ पर 0.3 है। तो ये कंपैरिजन हमें ये बताने की कोशिश करता है यहाँ पर कि वैसे तो कि जो अर्थ क्रस्ट में पाए जाने वाले एलिमेंट हैं वही लगभग ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं, बट परसेंटेज वाइज दे आर डिफरेंट, परसेंटेज वाइज दे आर डिफरेंट। तो यहाँ पर ये कंपैरिजन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको आ सकता है, ठीक है। कि इस तरह का क्वेश्चन आपको आ सकता है कि सबसे ज़्यादा एलिमेंट ह्यूमन बॉडी में कौन होता है, अर्थ की क्रस्ट में कौन होता है। या आपका कंपैरिजन क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकते हैं कि सोडियम इज़ लेस देन ह्यूमन बॉडी इन अर्थ क्रस्ट, फॉल्स और
ट्रू स्टेटमेंट, इस तरह के क्वेश्चन जो हैं आजकल आपको नीट के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जहाँ पर आपको स्टेटमेंट दिया होता है, जहाँ पर आपको वो सेटिस्फैक्ट्री स्टेटमेंट वहाँ पर आपको सोचनी होती है कि जैसे मान लीजिए यहाँ से क्वेश्चन आ जाए कि कैल्शियम इन ह्यूमन बॉडी इज मोर इन परसेंटेज एज कम्पेयर टू द अर्थ क्रस्ट, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। तो आप एक बार इसको दौड़ाएं इसके ऊपर और अपने आप कुछ क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करें, ठीक है, और इनको अरेंज करें। तो दैट इज़ अबाउट द कंपैरिजन। तो हमें यहाँ से इस टेबल से हमें ये समझ में आता है कि वैसे तो अर्थ क्रस्ट में पाए जाने वाले जितने भी एलिमेंट हैं वो ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं, बट परसेंटेज वाइज दे आर डिफरेंट, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास आता है कि आखिरकार हमें जो बायोमोलिक्यूल्स हैं उनको कैसे हम पढ़ सकते हैं। अगर हम यहाँ पर एक सेल की बात करें तो उस सेल के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, जितने भी मॉलिक्यूल्स यहाँ पर पाए जाते हैं, these all are known as the सेलुलर पूल। हम उसको नाम देंगे यहाँ पर सेलुलर पूल, हम उसको कहेंगे, ठीक है। सेलुलर पूल मीन्स all the molecules present in the cell। तो cellular pool means all the collections of or sum total of, जितना भी आप यहाँ पर लिखेंगे that is the sum total of molecules present in the cell, of molecules in the cell। तो सेल के अंदर जितना भी सम टोटल ऑफ है that is called as the cellular pool। तो सेलुलर पूल जो होता है बेसिकली दोनों तरह का हो सकता है, वो एक्वस और नॉन एक्वस फॉर्म में रहता है। तो हमें ये पता लगाने की कोशिश करनी है कि आखिरकार किस तरह के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सेल के अंदर पाए जाते हैं। वो चाहे फिर आपके पास एनिमल सेल हो, प्लांट सेल हो, माइक्रोबियल सेल हो। जैसे कि हम यहाँ पर एक आपको सिस्टम बता रहे हैं कि कैसे हम एनालाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर केमिकल एनालिसिस करने के लिए एक फ्लो चार्ट मैंने बनाया है, देख लीजिए। इसमें हम कोई वेजिटेबल ले लेते हैं, से फॉर एग्जांपल हम ये ले लेते हैं, सपोज कोई भी वेजिटेबल, जैसे कि हमारे पास कैरेट है वो ले लेते हैं, या लीवर है, किसी भी एनिमल का लीवर हम लेते हैं, उसका पीस हम लेते हैं सपोज। तो उस पीस को हम क्या करते हैं, मोर्टर और पेसल के अंदर जो है वो हम इन दी प्रेजेंस ऑफ दी Cl3COOH, जिसको हम जनरली ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, TCA हम इसको जनरली शॉर्टकट में बोल देते हैं। उसके अंदर हम क्या कर देते हैं, जैसे कि कोई लीवर हमने लिया, लीवर का पीस लिया, उस लीवर के पीस को हमने किसके साथ प्लस कर दिया, Cl3CCOOH, दैट इज ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। तो यहाँ पर उसकी हम थिक स्लरी बना देते हैं, उसको हम क्या करते हैं यहाँ पर पीसते हैं, और पीसने पर जब हमें थिक स्लरी मिल जाती है तो अब हम उसको क्या करते हैं, चीज़ क्लॉथ में या किसी स्टेनर के अंदर इसको छानते हैं, और छानने पर हमें दो फ्रैक्शन मिलते हैं, फ्रैक्शन नंबर 1 और फ्रैक्शन नंबर 2। दो फ्रैक्शन मिलते हैं। फ्रैक्शन नंबर 2 वो है जिसके अंदर जो ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड है, उसके अंदर जो ग्राइंड करने पर हमें जो थिक स्लरी मिली है वो सोल्यूबल है, इसमें वो सोल्यूबल फॉर्म में है, इसलिए वो सोल्यूबल है। तो हम इसको नाम देते हैं कि इट इज़ अ एसिड सोल्यूबल। तो ये एसिड सोल्यूबल हो गया यहाँ पर, इट इज़ अ एसिड सोल्यूबल। तो और ये जो ऊपर रह जाता है, जो एक्सट्रैक्ट ऊपर रह जाता है, दैट इज़ नॉन सोल्यूबल। तो हमारे पास दो फ्रैक्शन मिलते हैं जब हम इस तरह से वेजिटेबल पीस को या किसी लीवर के पीस को या एनिमल के पीस को जब हम ग्राइंड करते हैं Cl3CCOOH के अंदर, तो हमें वहाँ पर दो तरह का फ्रैक्शन मिलता है। एक वो जो सोल्यूबल है, जो यहाँ पर सोल्यूबल हो गया, ठीक है। तो उसके बाद हम इनको कहते हैं कि इट इज़ एसिड इनसोल्यूबल एंड इट इज़ एसिड सोल्यूबल। तो हम इसको दो भागों में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। एसिड सोल्यूबल जनरली कौन होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है, विच आर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हम यहाँ से करते हैं। जबकि जो स्ट्रेन होता है, स्ट्रेन को जो एसिड इनसोल्यूबल होते हैं वहाँ पर जनरली हमें प्रोटीन मिलता है, वहाँ पर हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, वहाँ पर हमें लिपिड्स मिलता है,
वहीं पर हमें न्यूक्लिक एसिड्स मिलते हैं। बाकी जो बच गया जैसे शुगर है, जैसे अमीनो एसिड हैं, ठीक है, या फिर दूसरे और भी मॉलिक्यूल्स हैं, वो सारे के सारे हमें एसिड सोल्यूबल पोर्शन में मिलते हैं। तो हमारे पास दो फ्रैक्शन होंगे। और हम जब सेपरेशन करते हैं इसकी, तो सेपरेशन करने के लिए हमारे पास कई तरह के मेथड्स होते हैं, जैसे कि क्रोमेटोग्राफी, कलर के आधार पर हम मॉलिक्यूल्स की डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। उसी तरह से ही सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड होता है, जिससे कि हम मॉलिक्यूल्स को ऑन द बेसिस ऑफ सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के आधार पर हम मॉलिक्यूल्स को अलग कर सकते हैं। तो ये फ्लो चार्ट आपने पढ़ लेना है। यहाँ पर हमने क्या किया है, कोई भी वेजिटेबल या लीवर का या कोई भी और चीज़ हो सकती है, एनिमल का कोई भी पीस बॉडी का, वो लिया है हमने, उसको जो है हमने पीसा है किसके अंदर, Cl3CCOOH के अंदर। हमें थिक स्लरी मिला है, हमने उसको छाना है। छानने पर, स्ट्रेन करने पर हमें दो यहाँ पर फ्रैक्शन मिलते हैं। एक वो फ्रैक्शन है जो सोल्यूबल हो रहा है, जो इस CCl3 में, Cl3CCOH में सोल्यूबल हैं जो मॉलिक्यूल्स, उनको बोलते हैं हम एसिड सोल्यूबल। और जो नहीं है वो ऊपर रह जाते हैं, दे आर एसिड इनसोल्यूबल। तो हमारे पास दो दो फ्रैक्शंस यहाँ पर बनते हैं, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट वन हमारे पास ये है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। सपोज हमने दूसरा एक और मेथड हमारे पास होता है, अगर हम लीफ जैसे लेते हैं या लीवर मान लो, हम ऊपर जैसे बात कर रहे थे, तो उसका जब हम फ्रेश वेट लेते हैं, ठीक है, उसको जब हम तोलते हैं, तो दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज द वेट वेट, उसको हम वेट वेट कहते हैं। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे हमें मिलेंगे, तो देखिए हम उसको बर्न करते हैं। और लीफ को जब हमने बर्न किया तो वो ड्राई हुआ, ड्राई होने पर हमें क्या मिला, ऐश मिलता है। तो बाकी जो चीज़ें हैं, जैसे कार्बन कंपाउंड है, वो तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, जैसे कि कार्बन है दैट विल कंबाइंड विद ऑक्सीजन, तो CO2 बन जाएगा, ठीक है, या वाटर है, वाटर वाटर मिल जाएगा। जो बचेगा, जो बच जाएगा, दैट विल बी नोन एज द इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो उस ऐश के अंदर हमें क्या मिलता है, जैसे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, पोटाशियम है। तो हमें दो तरीके होते हैं, तो दो तरीकों से हम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड को जानने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से ये मेथड्स होते हैं बायोमोलिक्यूल्स को जानने के लिए। तो वी हैव दिस टाइप ऑफ द मेथड्स। तो आगे हम चलेंगे नेक्स्ट वन, एंड दैट इज, जो हम यहाँ पर आपको बता रहे थे कि इस तरह से हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, द मॉलिक्यूल्स कैन बी डिवाइडेड, मॉलिक्यूल्स कैन बी डिवाइडेड। जो सेलुलर पूल है, सेलुलर पूल अब हमारे पास दो तरह का हो गया, ठीक है। फ्रैक्शन नंबर वन, जैसे हमने ऐसे लिया उसको, ये फ्रैक्शन हमारे पास जो एसिड सोल्यूबल है, दैट इज हेयर, ये एसिड सोल्यूबल हो गया यहाँ पर। और हमने क्या किया, चीज़ क्लॉथ की हेल्प से इसको स्ट्रेन किया, तो यहाँ पर हमने उसको लगाया यहाँ पर। यहाँ से जब हमने इसको छाना, तो वो चीज़ें जो यहाँ पर सोल्यूबल थी और जो नहीं थी, इसको बोलेंगे हम एसिड इनसोल्यूबल। तो हमारे पास क्या क्या मिलता है, एसिड इनसोल्यूबल में हमें मिलते हैं सारे ऑर्गेनिक जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, बड़े वाले जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो हमें यहाँ पर मिलेंगे, और जितने भी माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं वो हमें यहाँ पर मिलेंगे। तो इसके आधार पर भी आप दो चीज़ें याद करके चलेंगे अब, कि फ्रैक्शन जो नीचे वाला है जो एसिड सोल्यूबल है, दैट विल गिव्स राइज टू माइक्रो मॉलिक्यूल्स, उसमें हमें वो मिलेंगे। और एसिड सोल्यूबल में हमें मैक्रो मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। तो मैक्रो मॉलिक्यूल्स बेसिकली कौन कौन होते हैं, प्रोटीन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ठीक है, और उसके बाद न्यूक्लिक एसिड होते हैं और लिपिड्स होते हैं। तो ये चार जो है हमारे पास मैक्रो मॉलिक्यूल हमें यहाँ पर मिलेंगे। और यहाँ पर क्या बोला मैंने, क्या मिलेंगे बेटा, यहाँ पर हमें शुगर मिलेगा, यहाँ पर हमें अमीनो एसिड्स मिलेंगे, यहाँ पर हमें वाटर, यहाँ पर हमें मिनरल्स मिलेंगे, ठीक है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक बहुत सारे यहाँ पर हमें मिलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये दो फ्रैक्शन जो है वो बनते हैं। जिस तरह से आप देखते हैं कि जो बायोमोलिक्यूल्स हैं बेसिकली क्या क्या होते हैं वो, तो यहाँ पर जैसे एंजाइम्स हैं, एंजाइम्स आर बेसिकली प्रोटीन्स, प्रोटीन के ही बने होते हैं मैक्सिमम एंजाइम्स। तो एंजाइम्स हैं, प्रोटीन्स हैं, एंटीबॉडीज़ हैं जो कि एंटीजन्स से लड़ने का काम करती हैं, हमारी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम होता है उसको बनाने का काम करता है। पेप्टाइड बॉन्ड यहाँ पर दिखाया गया, अमीनो एसिड्स हैं, DNA है, RNA है, ये दीज बोथ आर न्यूक्लिक एसिड्स। और उस तरह से न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर है, और लिपिड, ये सभी मॉलिक्यूल्स आपने याद रखने हैं। सो दीज ऑल आर द मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हियर।
तो नेक्स्ट वन हमारे पास है कि जो हमने फ्रैक्शन की बात की उसको देखिए यहाँ पर। इन एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन मॉलिक्यूल्स फाउंड रेंजिंग फ्रॉम 18 टू अराउंड 800 डाल्टन। तो हम डाल्टन में देखते हैं कि वो सभी मॉलिक्यूल जो 18 से लेकर के 800 डाल्टन तक होंगे वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, बायो मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे या बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे। तो यहाँ पर तो वैसे हम ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है, तो दीज आर नोन एज द माइक्रो मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और यहाँ पर अगर वो 800 से ज़्यादा है, 800 से ज़्यादा अगर हैं तो दे ऑल आर कॉल्ड एज दी मैक्रो मॉलिक्यूल्स। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जो एसिड सोल्यूबल है जिसको हमने फ्रैक्शन नंबर 1 कहा, फ्रैक्शन नंबर 2 कहा था और इसको हमने फ्रैक्शन नंबर 1 कहा था, जो एसिड इनसोल्यूबल है वो क्या है, मैक्रो मॉलिक्यूल, जो सोल्यूबल है वो है माइक्रो मॉलिक्यूल्स। तो 4 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शंस आर प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, पॉलीसैकेराइड्स एंड लिपिड्स। ऑल दीज एक्सेप्ट लिपिड। देखिए लिपिड्स को छोड़ करके, रीज़न उसका है क्योंकि उसके पास जो मॉलिक्यूलर वेट है दैट इज अप टू 800 डाल्टन आर अबाउट 10,000 डाल्टन और अबव। तो इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है उससे भी ज़्यादा होता है, लेकिन लिपिड्स का जो मॉलिक्यूलर वेट है दैट इज लेस देन 800। तो मैक्रो मॉलिक्यूल्स है वो, लेकिन जो श्रेणी है, जो उसका विभाजन है, वो हम देखते हैं कि उसकी जो रेंज है वो माइक्रो मॉलिक्यूल्स में होती है। दोज मॉलिक्यूल्स in which molecular weight is less than 1000 Dalton are called as micromolecules or biomolecules, and those molecules above this and found in acid insoluble are called as macromolecules or बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स। तो लिपिड्स जो हैं, जितने भी लिपिड जो होता है उसके दो कारण हम मान सकते हैं कि जितने भी मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं दे आर फॉर्म्ड बाय अ पॉलीमेरिक। इसमें बहुत सारे पॉलीमर्स आपस में जुड़ते हैं, लेकिन लिपिड्स में ऐसा नहीं होता, दैट इज़ अ मोनोमेरिक यूनिट। और एक और चीज़ हम देखते हैं कि उसका जो वेट होता है दैट इज़ लेस देन 800 और 1000, इसलिए वो माइक्रो है। तो मैक्रो मॉलिक्यूल्स लेकिन उस तरह से अपने करैक्टर शो नहीं करता है, तो उसमें थोड़ी सी एक्सेप्शनल रहती है, ठीक है। मैक्सिमम मैक्रो मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ मैनी मोनोमेरिक यूनिट टू फॉर्म पॉलीमेरिक सब्सटेंस। Lipids are not considered strictly as macromolecule as its molecular weight is not more than 800 Dalton. When any living tissue is grinded, it gets separated in the form of vesicles in acid insoluble pool। तो ये लिपिड्स के बारे में कहा गया है। तो बेसिकली लिपिड्स हमें कहाँ मिलता है, जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मिलता है, ठीक है, या जो बायो मेम्ब्रेन्स होती हैं ऑर्गेनेलिस की, उसके अंदर हमें देखने को मिलता है। तो इसलिए लिपिड जो है वो एक स्ट्रिक्टली नॉट कंसिडर एज ए मैक्रोमोलिक्यूल। उसके बाद नेक्स्ट वन हमारे पास फिर से एक और डिवीज़न हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर। एंटायर केमिकल कंपोजिशन ऑफ एनी लिविंग सिस्टम में बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। पहला है 1 एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन और दूसरा है एसिड सोल्यूबल। फिर वही आया, उसमें अगर हम देखें तो इट्स साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन, मतलब जो सेल है उसके साइटोप्लाज्म के अंदर जितने भी कंपोजिशन है वो एसिड सोल्यूबल होती है। मीन्स इट इज़ फाउंड इन द साइटोसोल, जैसे वाटर है, मिनरल्स हैं, लेसिथिन है, एडिनोसिन है, ग्लूकोज है। लेकिन जो एसिड इनसोल्यूबल हैं वो सभी मॉलिक्यूल्स जो हमें ऑब्टेन्ड होते हैं ऑर्गेनेली से भी और साइटोप्लाज्म के अंदर भी, जैसे कि प्रोटीन है, स्टार्च है, ग्लाइकोजन है और न्यूक्लिक एसिड है। तो दीज ऑल आर 2 टाइप्स ऑफ दी कैटेगरीज में हम इसको डिवाइड करते हैं। जहाँ तक हमारे पास मैक्रोमोलिक्यूल और माइक्रोमोलिक्यूल्स के बीच में डिफरेंस है, तो माइक्रोमोलिक्यूल्स लेस स्मॉल इन साइज, कितने बेटा ये 800 डाल्टन से कम है, और ये लगभग 800 से ज़्यादा है। 800 भी बहुत ज़्यादा, मतलब लगभग 10,000 डाल्टन तक ये होते हैं। और इनका लो मोलिकुलर वेट है, इनका हाई मोलिकुलर वेट है, हैव सिंपल स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। जैसे कि अगर हम देखें, अगर एक बात हम करें कि जैसे सिंपल स्ट्रक्चर में जैसे अमीनो एसिड्स हैं, तो दैट इज़ लाइक दिस वन, वो सिंपल हैं। देखिए एक तरफ उनके पास NH2 है, ठीक, इधर इसके पास COOH है और इधर जो है इसके पास H है।
लेकिन जब हम इसका प्रोटीन पढ़ेंगे तो प्रोटीन क्या है, ऐसे बहुत सारे अमीनो एसिड आपस में मिल करके एक लंबी चेन बनाते हैं। तो बहुत सारी लंबी चेन बनती है, मतलब बहुत सारे अमीनो एसिड्स आपस में जुड़ जाते हैं। द बॉन्ड इज नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड। तो पॉलीपेप्टाइड हम इसलिए उनको कहते हैं। तो प्रोटीन्स एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाता है। ये हाईली सोल्यूबल इन इंट्रासेलुलर फ्लूइड, अकर इन कोलॉइडल स्टेट, बीइंग इनसोल्यूबल इन इंट्रासेलुलर फ्लूइड। एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, देखिए माइक्रोमोलिक्यूल्स के, वाटर, मिनरल सॉल्ट, गैसेस, अमीनो एसिड, शुगर, न्यूक्लियोटाइड्स। These include only organic polysaccharides और प्रोटीन्स एट्सेट्रा। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये जो है वो मिलते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वन जो हमने पढ़ा, असाइनमेंट्स आपके पास है। व्हाट आर माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स, गिव एग्जांपल्स, व्हाई लिपिड इज स्ट्रिक्टली नॉट कंसिडर्ड एज मैक्रो मॉलिक्यूल्स, राइट ए नोट ऑन केमिकल एनालिसिस, जो आपको बताया मैंने कि किस तरह से हम वेजिटेबल का पीस लेते हैं, उसको हम Cl3CCOOH में मिक्स करेंगे और हमें इसको चीज़ क्लॉथ में हम इसको स्ट्रेन करते हैं और हमें दो फ्रैक्शन मिलते हैं 1 और 2। जो कि इनसोल्यूबल है वो ऊपर रहता है, जो सोल्यूबल है वो नीचे आ जाता है। अरेंज द एलिमेंट इन नॉन लिविंग एंड लिविंग मैटर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर मैक्सिमम टू मिनिमम। तो ये जो आपको टेबल दिया है वहाँ से आप इसको कर सकते हो। सो दैट्स ऑल।